नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा शो घंटी बजाओ का। घंटी बजाओ वो कार्यक्रम है जो जनता की आवाज है। आज हर ओर बजट की चर्चा है। बजट पेश हो गया, कई ऐलान हो गए। कैसी रहने वाली है देश की आर्थिक सेहत, उसका खाका खींच दिया गया। लेकिन सवाल ये कि बजट का हासिल क्या है, किस तबके को क्या मिला। आज घंटी बजाओ में हम बात करने वाले हैं मिडिल क्लास की। जी हां, जिसकी कोरोना ने कमर तोड़कर रख दी। इन हालातों के मद्देनजर मिडिल क्लास को आज बजट से बहुत ज्यादा उम्मीदें थीं। मिडिल क्लास को लग रहा था शायद उसे टैक्स में कोई रियायत मिले, लेकिन मध्यम वर्ग इस बजट से बेहद निराश है। वो ठगा हुआ महसूस कर रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का टैक्स पेयर्स को सिर्फ थैंक्स भर कह देना उसे चुभ सा गया। तो याद कीजिए, साल 2015 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी मिडिल क्लास को अपना ख्याल खुद रखने की सलाह दी थी। तो क्या 7 साल बाद भी सरकार इसी फॉर्मूले पर चल रही है? जो तबका अपनी गाढ़ी मेहनत की कमाई से सबसे अधिक टैक्स देकर राष्ट्र निर्माण में बड़ी भूमिका अदा कर रहा है, उसे क्यों उसके हाल पर हमेशा छोड़ दिया जाता है? तो मिडिल क्लास को निराश करने वाली आर्थिक नीतियों के खिलाफ 8422 840000 पर घंटी जरूर बजाइए। An affirmative step in the direction of voluntary compliance. Thank you. मिडिल क्लास को इस बजट से सर कुछ नहीं मिला। टैक्स स्लैब में उन्होंने कोई राहत नहीं दी हमें। युवाओं के लिए तो कुछ है ही नहीं। किसी भी तरह से लगता नहीं है कि महंगाई कम होगी। जितने भी बजट आ रहे हैं उनसे किसानों को कोई रियल में राहत नहीं मिल रही। रोजगार तो फेल ही होगा। महंगाई न तो कम हुई है और इससे और ज्यादा बढ़ जाएगी। एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन आपके सामने ये जीरो है। बहुत उम्मीद थी पर कुछ नहीं मिल लिया। निराशाजनक बजट रहा। तो जिस बजट से आम आदमी हजारों उम्मीदें लगाए बैठा था, उस बजट में उसे मिला क्या? क्या अब महंगाई कम हो जाएगी? क्या बेरोजगारों को नौकरियां मिलने लगेंगी? क्या टैक्स जमा करने वाला मिडिल क्लास अब कुछ पैसा बचा पाएगा? इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए देश की जनता सुबह ठीक 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण को सुनने के लिए बैठ गई। कान खोलकर उनके कहे एक एक शब्द को सुनती रही। That the benefits of digital banking. किसान, व्यापारी, मिडिल क्लास सब उनके भाषण में अपने मतलब की बात का इंतजार करते रहे। करीब 1 घंटे 4 मिनट के बाद नंबर आया उस मिडिल क्लास का जो दिन रात नौकरी करके पैसा कमाता है और फिर उस कमाई का एक बड़ा हिस्सा टैक्स के तौर पर सरकार को दे देता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में उस टैक्स पेयर के लिए ये कहा। Honorable Speaker, sir, I take this opportunity to thank all the taxpayers of our country who have contributed immensely and strengthened the hands of the government. और इसके बाद उन्होंने महाभारत के एक श्लोक का जिक्र किया जिसके मुताबिक राजा को किसी भी प्रकार की ढिलाई न करते हुए धर्म के अनुरूप करों का संग्रहण करना चाहिए। इस तरह सरकार ने बता दिया कि टैक्स को लेकर वो अपना राज धर्म निभा रही है और उसके बदले में टैक्स देने वालों को मिला सिर्फ थैंक यू। I take this opportunity to thank all the taxpayers of our country. टैक्स में राहत की उम्मीद लगाए बैठे मिडिल क्लास को सरकार की तरफ से सिर्फ थैंक यू। I take this opportunity to thank all the taxpayers of our country. ऐसे वक्त में मिला जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, महंगाई अपने चरम पर है, बेरोजगारी को लेकर नौजवान सड़कों पर। मिडिल क्लास को इस बजट से सर कुछ नहीं मिला। जो टैक्स स्लैब थी वो एज इट इज प्रीवियस साल की तरह बिल्कुल सेम थी। कुछ ऐसा कुछ उसमें है ही नहीं बजट में, जैसे महंगाई कम हो जाए। जैसे पेट्रोल उस पर उस तरह जी पेट्रोल वगैरह इन सबको बाहर रखा है उन्होंने, उससे तो जीएसटी से बाहर रखा है, इसलिए उसके रेट जो है कम नहीं होंगे। मध्यम वर्गीय के लिए तो कुछ भी जीरो ही मानेंगे।
अगर चुनावी साल में भी सरकार मिडिल क्लास को लेकर ये रवैया रखती है तो इसके दो मतलब हैं। या तो सरकार को ये भरोसा है कि कुछ भी हो जाए जनता वोट तो सरकार के पक्ष में ही देगी, या फिर देश की आर्थिक हालत ऐसी है कि सरकार किसी भी तरह की छूट देने की स्थिति में नहीं। लेकिन अगर पिछले 9 साल के बजट को देखें तो वोटर पर सरकार के भरोसे की बात ज्यादा वजनी लगती है, क्योंकि 2014 के बाद अब तक टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। 2011-12 यानी मोदी सरकार के सत्ता में आने से पहले इनकम टैक्स की छूट की सीमा 1,60,000 से बढ़ाकर 1,80,000 की गई। 2012-13 में इसे 1,80,000 से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया। फिर 2014-15 में मोदी सरकार के पहले बजट में छूट की सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख कर दी गई। इसके बाद 2019-20 में 5 लाख तक की आय वालों के लिए जीरो टैक्स का प्रावधान जरूर जोड़ा गया, लेकिन टैक्स स्लैब में कोई बदलाव तब भी नहीं हुआ। इसी परंपरा को कायम रखते हुए इस बार टैक्स पेयर को कोई राहत नहीं दी गई, यानी टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ। 80C में बचत की सीमा नहीं बढ़ाई गई। राहत के नाम पर राज्य सरकारों के कर्मचारियों को एनपीएस में 14% तक योगदान की छूट और टैक्स रिटर्न में सुधार के लिए 2 साल का मौका दिया गया है। This updated return can be filed within 2 years from the end of the relevant assessment year. इनकम टैक्स स्लैब में जो का हो वही रह गया, कुछ में फर्क नहीं। लोगों की जब जेब में पैसा नहीं है, लोगों की जेब में पैसा भरने के लिए कोई तरीका है? टैक्स में रियायतें मिलनी चाहिए। टैक्स पेयर को कुछ नहीं मिला। टैक्स में छूट न मिलने को लेकर विपक्ष और जनता चाहे जितनी भी शिकायतें करे, लेकिन वित्त मंत्री का कहना है कि दरअसल थैंक यू तो जनता को कहना चाहिए कि सरकार ने टैक्स पेयर पर टैक्स का बोझ बढ़ाया नहीं। एक भी पैसा टैक्स के द्वारा मैंने एडिशनली कमाने के लिए कोई कोशिश नहीं की। पिछले बार प्रधानमंत्री जी का आदेश था कि डेफिसिट कितने भी क्यों ना हो, पैंडेमिक के समय जनता के ऊपर टैक्स का बोझ डालना नहीं, वो ही इंस्ट्रक्शन इस बार भी। तो सरकार के मुताबिक इस बजट की हेडलाइन ये है कि चुनावी साल में मिडिल क्लास को मिली बड़ी राहत, इनकम टैक्स में नहीं हुई कोई बढ़ोतरी। इसके बाद भी जनता है कि मानती नहीं। एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट में कहाँ जनरेट हो रही है, क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं है। ना तो कोई इनकम टैक्स में रिबेट दी गई है, ना कोई पेट्रोल डीजल में कोई राहत दी गई है, तो किसी भी तरह से लगता नहीं है कि महंगाई कम होगी। जब अनएम्प्लॉयमेंट इस हद तक बढ़ गया है तो उसके बाद आप बजट में सिर्फ 60 लाख वैकेंसीज अगर प्रोवाइड कर रहे हो तो मतलब मुझे ये लगता है कि ये सिर्फ एक वो कहते हैं ना ऊँट के मुंह में जीरे जैसा है। ना बेरोजगारी दूर हो रही है जी, ना रोजगार है जी, सरकार कर नहीं रही जी कुछ। दरअसल आज बजट का पिटारा खुला तो लगा किसानों और युवाओं के लिए बहुत कुछ होगा, लेकिन क्या वाकई में ऐसा हुआ? आपको साल 2016 याद करना चाहिए, जब मोदी सरकार ने साल 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देने की बात कही थी। आज साल 2022 का बजट सदन के पटल पर रख दिया गया, तो क्या किसानों की आय दुगनी हुई? वादा तो हर हाथ को काम का भी था, लेकिन लाखों नौजवान अभी भी एक अदद नौकरी की तलाश में हैं। हाँ, आने वाले सालों में 60 लाख नौकरियों की बात जरूर कही गई है, मतलब वादे पर वादा, लेकिन क्या हुआ पिछले वादों का? सवाल तो यह है। एक प्रगतिशील बजट प्रस्तुत करने के लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और केंद्रीय वित्त मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। ठीक 9 दिन बाद उत्तर प्रदेश में पहले चरण की वोटिंग होनी है। पिछले दिनों रेलवे भर्ती बोर्ड में कथित धांधली को लेकर छात्रों के हंगामे और पश्चिमी यूपी में किसानों की नाराजगी को देखते हुए बीजेपी के नेता ये समझाने में लगे हैं कि बजट में सभी वर्गों का पूरा ख्याल रखा गया है। युवाओं की बात करें तो सरकार ने मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख नौकरियां देने की बात कही है। आत्मनिर्भर भारत के तहत 16 लाख नौकरियां। इसके अलावा 2023 तक बनने वाले स्टार्टअप को
टैक्स में छूट का ऐलान किया गया है। बजट में हुई इन घोषणाओं के बाद भी विपक्ष सरकार को घेरने में लगा है। बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए कोई बात नहीं रखे गए, खाली कह दे कि इतना पैसा दिया उतना पैसा दिया। लाखों की तादाद में लोगों को नौकरी होगी, कैसे नौकरी होगी भाई? इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने के कारण रोजगार निर्माण होंगे, नए भारत का निर्माण होगा। और एक प्रकार से जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होती तब तक एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल खड़ा नहीं होता। सरकार ने इस बजट में किसानों के गुस्से को ध्यान में रखते हुए भी कुछ ऐलान किए हैं, जैसे एमएसपी के जरिए किसानों के खाते में 2,37,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने का ऐलान। इसके लिए सरकार 163 लाख किसानों से 1,208 लाख मीट्रिक टन गेहूं और धान खरीदेगी। गंगा किनारे ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसानों को बढ़ावा दिया जाएगा। तिलहन की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। फसल की देखभाल और कीटनाशक छिड़काव के लिए ड्रोन का इस्तेमाल होगा। सरकार ने खेती से जुड़े कई उपकरण भी सस्ते करने का ऐलान किया है। बजट के प्रावधान यह सुनिश्चित करने वाले हैं कि कृषि लाभप्रद हो, इसमें नए अवसर हो। इससे किसानों की आय बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। एमएसपी खरीद के माध्यम से किसानों के खाते में 2.25 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा सीधे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। हालांकि बजट में हुई इन घोषणाओं के बावजूद बहुत से किसान खुश नजर नहीं आए। बहुत उम्मीद थी पर कुछ नहीं मिल रहा। बिल्कुल नहीं, किसान बिल्कुल खुश नहीं है। भारत सरकार कृषि के लिए जो फायदे निकालती है वो सिर्फ पेपरों पे देखते। बजट की बात अब कर लेते हैं। आज जो बजट पेश हुआ, कुछ जानकार इसे आने वाले कल का बजट बता रहे हैं। कोई बजट को महामारी के दौरान जनता को सुकून देने वाला या परेशान करने वाला बजट बता रहा है। कोई कह रहा है इस बजट में नया क्या है। तो हम आपको किसी दूसरे चैनल या शो की तरह गोल गोल घुमाकर एक ही बात नहीं कहेंगे। हम इस वक्त जो कुछ आपके सामने रखेंगे वो वाकई आपके काम की चीज होगी। बजट की गूढ़ता को खत्म करते हुए आपकी भाषा में, आपकी समझ में आने वाले तरीके से सामने रखेंगे। बात करेंगे बजट में जिक्र हुए 3 हाईटेक बातों की। क्रिप्टो, 5G, ड्रोन। आखिर क्या है बजट में दिए गए इस टेक्नो ट्विस्ट का देश की अर्थव्यवस्था से ज्यादा देश की सुरक्षा और विकास से रिश्ता? सड़क पर दौड़ने वाली है बिना ड्राइवर वाली कारें। भारतीय रेलवे में देर होना बहुत जल्द इतिहास हो जाएगा। तीन घंटे की फिल्म कुछ सेकंड्स में आपके लैपटॉप या मोबाइल पर डाउनलोड होगी। बड़ी से बड़ी सर्जरी में जोखिम भी पहले से बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। ऐसा सब कुछ होना शुरू हो सकता है आजादी की 75वीं सालगिरह के दिन, जब प्रधानमंत्री कर सकते हैं पूरे देश में 5G सेवा के शुरुआत का ऐलान। क्योंकि उस ऐलान से पहले का ऐलान आज देश की वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कर दिया। 5G स्पेक्ट्रम की जल्द नीलामी का ऐलान। Telecommunications in general and 5G technology in particular can enable growth and offer job opportunities. Required spectrum auctions will be conducted in 2022. A scheme for design-led manufacturing will be launched to build a strong ecosystem for 5G as part of the production-linked incentive scheme. देश में 5G का पूरा नेटवर्क करीब-करीब तैयार है। कई शहरों में इसकी टेस्टिंग पूरी हो चुकी है और कई जगहों में ये आखिरी चरण में है। अगर स्पेक्ट्रम की नीलामी पूरी हो जाती है तो 5G सर्विस लॉन्च होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। उसके बाद दिखेगा फायदा ही फायदा। 5G और ड्रोन दोनों तकनीकों का विकास भारत की जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है उसके लिए बहुत जरूरी है, भारत की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। और आज जिस प्रकार दुनिया आगे बढ़ रही है
डिजिटाइजेशन की तरफ, चाहे वो खबर हासिल करनी है, उसको मैसेज करना है कम्युनिकेशन के लिए, तो ये दोनों टेक्निक आज भारत के लिए बड़ी जरूरी है। 5G के आने से बहुत कुछ हाईटेक हो जाएगा। अगर 5G के साथ ड्रोन टेक्नोलॉजी को जोड़ दिया जाए तो भारत सिर्फ आर्थिक तौर पर ही मजबूत नहीं होगा बल्कि सामरिक तौर पर भी पहले से ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा। सरकार ने ड्रोन टेक्नोलॉजी को हर क्षेत्र में बढ़ावा देने का फैसला किया है। खेत में उड़ेंगे ड्रोन, कम कीटनाशक से ज्यादा उपज कराएंगे ड्रोन, सीमा की निगहबानी करेंगे ड्रोन, दुश्मनों पर आफत बनेंगे ड्रोन, आपके घर तक सामान पहुंचाएंगे ड्रोन, आपके लिए वक्त पर सेवाएं देंगे ड्रोन। तकनीक पूरी तरह से भारतीय होगी, जैसा कि 26 जनवरी और 29 जनवरी के रिपब्लिक डे परेड और बीटिंग द रिट्रीट में दिखाई दिया। Startups will be promoted to facilitate drone Shakti through varied applications and for drone as a service. ड्रोन की तकनीक को बढ़ाना वाकई में समय की जरूरत है, क्योंकि आज पूरी दुनिया में ड्रोन एक तरह से नए वेपन प्लेटफॉर्म के तौर पर उभर के आ रहा है, जिसका इस्तेमाल इंटेलिजेंस गैदरिंग, फोटो रिकॉनेसेंस, वेपन डिलीवरी, वेपन फायरिंग और जो पिन पॉइंट डिस्ट्रक्शन है, पिन पॉइंट खबर लेनी है, इन सब के लिए किया जा सकता है। बजट में ड्रोन की तकनीक को बढ़ावा देने के लिए प्रावधान किए गए हैं। IIT से लेकर DRDO तक शुद्ध स्वदेशी तकनीक से ड्रोन बना रहे हैं और इन ड्रोन्स के जरिए देश की सुरक्षा निर्धारित करने की जरूरत है। चीन को उसी की भाषा में जवाब देने की काबिलियत दिखाने की जरूरत है। बजट में क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार ने जो फैसला लिया वो देश में क्रिप्टो बाजार को एक नई उछाल देने में सक्षम है, क्योंकि सरकार ने क्रिप्टो करेंसी से होने वाली कमाई पर 30% का टैक्स लगाने का फैसला लिया। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि सरकार क्रिप्टो को पिछले रास्ते से लीगलाइज ही कर रही है, क्योंकि अगर सरकार क्रिप्टो से होने वाली कमाई पर टैक्स लगाएगी तो जाहिर है सरकार उसे कानूनी तौर पर एसेट मानेगी। आखिर क्या है क्रिप्टो का ये पूरा मामला, आपको समझाते हैं एक्सपर्ट्स के जरिए, जिनके साथ मैंने आज ही बात की बजट के फौरन बाद आयोजित हमारे कार्यक्रम जन मन धन में। देखिए। चलिए, तो बजट तो आ गया, लेकिन इस बजट से मिला क्या, किसे क्या मिला, इसी पर हम बातचीत कर रहे हैं। और एक बड़ी खबर आज इस बजट से यह भी निकलकर सामने आई है क्रिप्टो करेंसी को लेकर और डिजिटल करेंसी को लेकर। उसके मायने मतलब को समझने का प्रयास करेंगे। और ये जो हमने यहाँ पर स्टॉल सजाए हैं, तो चाय के स्टॉल पर हम मौजूद हैं। और आकाश जी, सबसे पहले तो थोड़ा बेसिक डिफरेंस बता दीजिए दोनों में क्या है, डिजिटल में और क्रिप्टो करेंसी की जो बात। देखिए, क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी अलग अलग चीजें हैं। क्रिप्टो करेंसी वो है जिसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है और जिसके रेट हमेशा ऊपर नीचे होते जाते हैं, बहुत फ्लक्चुएशन होती है, लोग इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करते हैं। डिजिटल करेंसी एक बहुत बढ़िया चीज होने वाली है जो पैसा ट्रांसफर करने के लिए भी इस्तेमाल की जाएगी। और डिजिटल करेंसी लॉन्च होते ही पैसा ट्रांसफर करना फॉरेन कंट्रीज में सस्ता होने की संभावना है, फास्ट होने की संभावना है। क्रिप्टो करेंसी में जो है 30% टैक्स लगाया गया है। मेरे साथ सवाल यही कि क्रिप्टो करेंसी पे अगर 30% टैक्स लगाया गया तो इससे सरकार तो अपना खजाना भरेगी, लेकिन इसका क्या मतलब निकाला जाए कि अब इसे लीगली मान लिया जाए? जी देखिए, ये कहना कि लीगली मान लिया जाए वो सही नहीं होगा, क्योंकि जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं वो वर्चुअल डिजिटल एसेट है। तो जो भी चीज़ वर्चुअली और डिजिटली ट्रांसफर हो रही है एक एसेट के माध्यम से, उसके ऊपर उसमें क्रिप्टो करेंसी भी आ जाता है। तो ये कहना कि उसको लीगल मान्यता दी गई है वो सही नहीं होगा। इनकम टैक्स में माना जाता है कि जो लीगल भी है और जो इलीगल है, चाहे कोई भी इनकम आय आपके पास है, उसके ऊपर टैक्स लगाया जा सकता है और उसके ऊपर आपको टैक्स देना होता है। मतलब टैक्स देना होगा, इसका मतलब हम ये ना निकाले कि कानूनी तौर पे वैध है। मेरे हिसाब से एक इंडिकेशन है कि शायद आगे चल के उसको
शायद एसेट्स के रूप में अप्रूवल मिल जाए, क्योंकि जब टैक्स लिया जा रहा है तो एक पॉसिबिलिटी बन जाती है, संभावना बन जाती है कि जब टैक्स दे रहे हो तो एज ए एसेट क्लास, देखिए क्रिप्टो करेंसी को लेकर 2 इशू रहे हैं कि क्या एज अ करेंसी उसे अप्रूवल मिलेगा या एज ए एसेट क्लास। मुझे नहीं लगता एज अ करेंसी अप्रूवल मिलेगा, बट एक संभावना बनती है कि शायद एज एन एसेट उसको अप्रूवल मिल जाए। वाकई ये टेक्नो बजट है। सरकार ने जो भी प्रस्ताव रखे हैं, हर एक प्रस्ताव में हमको दिख रहा है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे होने वाला है। चाहे हम वो ड्रोन को ले लें, करेंसी को ले लें, ई पासपोर्ट को ले लें, जितने भी इनिशिएटिव्स हैं, तो ये लग रहा है कि सरकार टेक्नोलॉजी के माध्यम से अर्थव्यवस्था को कैसे बढ़ाएगी और लोगों की सेवा कैसे करेगी, वो बजट में साफ साफ दिख रहा है। पहले ऐसा होता था कि ऐसा नहीं था कि इस पर टैक्स नहीं था। आपके पास समझिए 10,000 रुपये है, तो अगर आप कहीं लगाते हैं तो आप अपनी बैलेंस शीट में उसको कहीं न कहीं दिखाएंगे ही कि भाई इस मकान में लगा दिया, इसको एडवांस दे दिया, क्रिप्टो में लगा दिया। और जब वो रियलाइज होगा 10,000 से अगर 15,000 हो रहा है, 5,000 रुपये इनकम आएगा ही आएगा। पहले क्या था, वो अदर सोर्सेज में डिफाइन था और आपका स्लैब अगर 10% इनकम टैक्स स्लैब में आप आते तो आपको 10% ही टैक्स देना था। 20% स्लैब में आते थे तो 20% देना था। गवर्नमेंट ने बोल दिया इर्रेस्पेक्टिव ऑफ स्लैब, आप किसी भी स्लैब में हो, आपको 30% टैक्स देना है। तो 30% टैक्स आपको लगना ही लगना है। तो ये जो है हम बोलेंगे कि क्रिप्टो करेंसी को इस तरह से गवर्नमेंट ने टैक्स किया है, कैप किया और मैच किया है। लेकिन एक सवाल उठता है कि इन दोनों के जरिए देशवासियों को रोजगार कैसे मिलेगा, जिसे देश की सबसे ज्यादा जरूरत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।